हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आता रहता है। अब की हम आपके लिए लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स, आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। जो भी मुश्किलें हैं बस हम उनको हटाते जाते हैं आपके रास्ते से। तो ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के मिल रही हैं। तो सब्जेक्ट्स तो आपको सारे मिल गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक सब्जेक्ट की ही बुक उठाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत ज़्यादा सब कुछ मिला हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये समस्या का समाधान भी लेकर आपके लिए आ गए हैं हम। क्या है भाई ये, हमने हर एक कैटेगरी के लिए आपकी बुक अलग अलग कर दी है। जैसे कि हमने सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ाती हूँ आपको हिंदी में। तो सबसे पहले जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें एक हमने बुक रेडी कर दी है जिसमें आपके पास सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। फिर हमारे पास दूसरी बुक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बुक। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक बुक हमारे पास हो जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। फिर उसके बाद हम करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक बुक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर एमसीक्यूज बुक, इसी तरह सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर, जितनी अलग अलग कैटेगरी में हमने हर चैप्टर को रेडी किया है आपके लिए, वो हर एक कैटेगरी की बुक एकदम रेडी है। अब ये सारी कैटेगरीज रेडी तो कर दी हमने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको मिले कैसे। तो बिल्कुल भी आसान है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दी है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे इस बुक के रिगार्डिंग बात करेगा। बुक भी प्राप्त करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये तो हो गई आपके फ़ायदे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो वीडियो है वो है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर फॉर क्लास 3rd to 12 ऑल सब्जेक्ट्स। ये भी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। जैसे अभी तक सारे वीडियोस आपको फ्री मिलते आए, ये भी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। अब ये टेस्ट पेपर का सोल्यूशन हम आज कराने आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट पेपर आपको पहले से मिल चुके हैं, इनको आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपको करना क्या है, बस आपने आंसर्स को यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर जो टेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हम आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, रिवीजन होते हैं, एफए हैं, इन सब को टारगेट करना चाह रहे हैं। मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट पढ़े तो बस आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर हर दोनों ही तरह के क्वेश्चन देने का मतलब है कि कोई भी आपका इंटरनल एग्ज़ाम, टेस्ट हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टेस्ट पेपर आपको मिले क्या है क्या नहीं है। अब सवाल उठता है कि कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है कि जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी ही रहेगा। आते हैं क्लास पे, तो चलिए देखते हैं क्लास कौन सी है। तो क्लास है हमारी आज 12th हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 2 काव्य खंड, अध्याय है 4 कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर हमने जो कविता पढ़ी थी, इसमें क्या था कि किस तरीके से जो ये दूरदर्शन वाले हैं वो एक लाचार अपाहिज की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, अपनी टीआरपी को बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, संवेदनहीन लोगों की जो है बिहेवियर है उसको देखा और समझा था। तो हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सभी कुछ हमने फटाफट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम फटाफट टेस्ट दे देते हैं। क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, टेस्ट आप देख चुके हो, तो चलिए मिलाते हैं आंसर। तो सबसे पहले आ रहा है काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस कविता से हमारे सामने का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया गया है। क्या है देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे, दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। भाई कोई अपाहिज होता है तो क्यों अपाहिज होता है, जाहिर सी बात है घटनाओं के कारण होता है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि जूम करो उनके चेहरे पर और दिखाओ इसे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर उससे जल्दी जल्दी पूछा जाएगा, अरे आपका दुख क्या है, आपकी तकलीफ है, बताओ। लेकिन वो व्यक्ति जो अपाहिज है वो अपने दुख और तकलीफ को बता नहीं पाएगा।
अब प्रश्न देखिए क्या है, काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं। अब कैसे लोग हैं वो, संवेदनशील, दयालु, संवेदनहीन या कर्तव्यनिष्ठ। एक अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, जाहिर सी बात है कि वे संवेदनहीन होंगे, जिसके अंदर संवेदनाएं नहीं होती, कोई भाव नहीं होता, लोगों की तकलीफों को जो समझते नहीं, ऐसे लोगों को हम संवेदनहीन कहते हैं। दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी पीड़ा को उभारने वाले, उसको पीड़ा से मुक्त कराने वाले, उसको संतोष प्रदान करने वाले, उसको धैर्य बंधाने वाले। तो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसकी पीड़ा को उभारने वाले, यानी कि उसकी तकलीफ जो है उभर कर सामने आए, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में मीडिया कर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो जो मीडिया कर्मी है अर्थात जो प्रश्न कर रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है, इस साक्षात्कार करने का मेन उद्देश्य क्या है। अपाहिज व्यक्ति से सहानुभूति रखना, अपना व्यवसायिक लाभ करना, अपाहिज व्यक्ति के दुख से समाज को परिचित कराना, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। तो उसका सिर्फ एक मोटिव है, वो है अपना व्यवसायिक लाभ उठाना, यानी कि उसके बिजनेस में फायदा हो। यानी कि जब ऐसे संवेदनशील जो है टॉपिक पे लोग इंटरव्यू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इंटरव्यू को देखेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, जुड़ेंगे, टीआरपी होगा तो उसका उतना पैसा बनेगा उसका, ठीक है ना। तो इसलिए उसका क्या है, व्यवसायिक लाभ होगा। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, कवि के लिए, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए, उच्च वर्ग के लिए या अपाहिज व्यक्ति के लिए। तो हम ये जाहिर सी बात है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए। जो मीडिया कर्मी है, जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, वो अपने आप को समर्थ शक्तिवान बता रहा है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसे कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ को कहता है। किस चीज को वो बोल रहा है, कैमरे पे बड़ा करके दिखाओ, यानी कि जूम करके दिखाई। जब जूम करेंगे तो जैसे मान लीजिए फेस है तो फेस को जूम करेंगे तो वो चीज आ जाएगी, आंखें जूम करेंगे तो ये जूम करके आ जाएगा। तो क्या है, अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने या रोने की स्थिति को, प्रस्तुतकर्ता के हाव भाव को, अपाहिज व्यक्ति के अंग को, अपाहिज व्यक्ति के वास्तविक दुख को। तो उसने क्या चीज जूम करके बताने के लिए बोली है, वो है अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने और रोने की स्थिति को, यानी कि अर्थात उसके चेहरे को जूम करके बताने के लिए बोला है, जिसमें वो सभी भाव सम्मिलित रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं अपने काव्यांश संख्या 2 पे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी कि हम मतलब दूरदर्शन करता खुद बताएगा इशारों से कि आपको क्या ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। मतलब आप अगर कोशिश नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो अपनी बात को कहने का अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। और क्या करेंगे, ये मीडिया कर्मी क्या चाहते हैं, अपने कार्यक्रम को बहुत रोचक बनाने के लिए और उससे बार बार ऐसे प्रश्न पूछेंगे ताकि वो रो दे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते मतलब जो दर्शक गण है उसके लिए कवि कह रहा है कि हाँ, जो दर्शक हैं वो भी उस व्यक्ति के रो देने का इंतजार कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब आप इंतजार करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो है आप इंतजार कर रहे हैं उस व्यक्ति के रो देने का। प्रश्न क्या है इस पे, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो सकता है। बार बार अगर चीज उससे पूछी जा रही तो इससे उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। अपाहिज के प्रति संवेदनशीलता होना, अपाहिज की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है, वो है अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना। बार बार उसके दुख को बताना और मजबूर करने के बाद, दुख बताइए इसके बार बार मजबूर करना, उद्देश्य कि बस किसी तरीके से अपना व्यावसायिक लाभ हम प्राप्त कर सके। किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है। किसी के दुख क्या होता है, ये चीज़ हमारा दुख तकलीफ हम पूरी तरह पब्लिसिटी करना और उसके लिए हम बोलें कि नहीं हम कार्यक्रम को रोचक बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्या चीज़ व्यक्त करती है। समय की मांग, मानवता के विरुद्ध,
अनिंदनीय कार्य या दुख की अभिव्यक्ति। तो ये क्या चीज है? ये है मानवता के विरुद्ध है। ये किसी के दुख से पैसा कमाना ये मानवता के विरुद्ध काम होता है। हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, इस पंक्ति के पीछे कौन सा भाव निहित है? क्रूरता का, सामाजिक न्याय का, मानवीय करुणा का, दुख एवं संवेदनशीलता का। तो हम पूछ पूछ के रुला देंगे, इसके पीछे का सीधा सा भाव है वो है क्रूरता का। मतलब हम आपसे किसी मतलब सामने वाला रो दे और इस पे हम पब्लिसिटी पाएं तो ये जाहिर सी बात है ये क्रूरता ही है। यह अवसर खो देंगे, पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है? कौन सा अवसर है? अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर, बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर, कैमरे के सामने आने का अवसर, धन कमाने का अवसर। तो ये अवसर क्या है? वो है अपंगता को दर्शाने और बताने का, मतलब आप अपंग हैं ये चीज आप दर्शाने और बताने का अवसर खो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया? किस प्रकार की मनोवृत्ति वो दर्शाया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि वो जो सामने अपाहिज व्यक्ति बैठा है उससे जिस तरीके के सवाल वो कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि वो एकदम संवेदनहीन है, उनके अंदर कोई भी प्रकार की संवेदना नहीं है। तो सही क्या होगा? वो है संवेदनहीनता। यहाँ से हमारे अब सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होते हैं और अब आते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त। अब हमारे पास आ रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न, तो हम बहुत ध्यान से इनके उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न हो रहा है सब्जेक्टिव का और प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है, एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेना किस उद्देश्य से संभव है? स्पष्ट कीजिए कौन से उद्देश्य के कारण ये संभव किया गया है? तो क्या है? टेलीविजन के चैनल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तथाकथित सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम दिखाते हैं। कविता में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया को सामने रखा गया है। वो बताते हैं कि हम समाज एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो है न्यूज़ चैनल हैं और हमारे लिए समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए वो ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार लेते हैं, यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। अब इस प्रक्रिया को उन्होंने किया, इसी चीज को दर्शाने के लिए कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई। इस साक्षात्कार का मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण अथवा लोगों में करुणा की भावना जगाना कदापि नहीं है। ये काम नहीं है कि हम दोनों लोगों में करुणा जगाएं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया तक साक्षात्कार ले जाना है जहां दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर चैनल की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचाया जाए। तो यहां पर अपना व्यवसायिक सुख प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है, इसीलिए इस साक्षात्कार को संभव किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, दूरदर्शन के स्टूडियो में अपाहिज से क्या प्रश्न पूछे गए और क्यों? किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे? क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपको कैसा लगता है अपाहिज होकर? लोगों को बताइए। तो इस तरीके के प्रश्न उनसे पूछे जा रहे थे। तो क्या है? दूरदर्शन स्टूडियो में अपाहिज से पूछा गया, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आप अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ऐसे कई निरर्थक प्रश्नों के पूछे जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपाहिज की मजबूरी का लाभ उठाकर चैनल द्वारा अपना कार्यक्रम सफल बनाना, यानी कि उसका जो फायदा है, जो जिस तरीके से वो अपाहिज उसका फायदा उठा रहे हैं, उसकी मजबूरी का, और अपने चैनल को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से कवि पाठक का परिचय एक छिछली और ओछी व्यावसायिक मानसिकता वाले मीडिया से करवाना चाहता है। तो कवि ने ये कविता हमारे सामने इसीलिए रखी है कि मीडिया कर्मी जो है वो कभी कभी कैसी ओछी हरकतें करते हैं, कैसे लोगों के दुखों का मजाक उड़ाते हैं, ये चीज प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने ये कविता रखी है। कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक संवेदन शून्यता का जीता जागता उदाहरण है। कैसे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सामाजिक संवेदन शून्यता यानी कि समाज में जहां किसी की संवेदना ना हो, इस चीज को हमें उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए कैसे था, यहाँ पर उससे जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे और दर्शक चुपचाप बैठे उसको देख रहे थे, तो ये क्या था? ये सामाजिक शून्यता ही तो है। एक अपाहिज का मजाक उड़ाना, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना।
कैमरे में बंद अपाहिज कविता सामाजिक संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसमें करुणा की आड़ लेकर संवेदनशीलता को दिखावा करने वाले मीडिया के कुछ लोगों को बेनकाब किया गया है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ का झूठी सहानुभूति व्यक्त कर उसकी करुणा का व्यावसायिक दृष्टि से लाभ उठाने की प्रवृत्ति को कवि ने इस कविता में उभारा है कि किस तरीके से एक अपाहिज का फायदा उठाकर हम अपना व्यावसायिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसी को यहाँ पर उभारा गया है। मीडिया के कुछ लोग अपने कार्यक्रम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए एक अपंग व्यक्ति की अपंगता का भद्दा प्रदर्शन करते हैं, उसकी बेबसी को मनोरंजन का विषय बनाते हैं, उससे अपाहिज होकर कैसा लगता है जैसा भद्दा सवाल पूछते हैं। तो ये क्या है भाई, आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ये सवाल क्या है, ये क्या दर्शाते हैं कि भाई आप उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ा रहे हो। भाई मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति काला है तो हम बोलेंगे तुम काले हो, तुम काले क्यों हो, तुम्हें काला होके कैसा लगता है, तो ये क्या है, हम उसका मजाक उड़ा रहे। अरे भाई हर व्यक्ति का अपना अपना एक रंग होता है, अपना अपना एक परिचय होता है। इस तरह के सवाल दूसरे व्यक्ति को चुभते हैं, कुछ नहीं होता, चुभते हैं, उसकी तकलीफ को बढ़ाते हैं। हम उसकी तकलीफ को कम नहीं कर रहे, हम उसकी तकलीफ को बढ़ा रहे हैं ऐसे प्रश्नों से। तो जो अगर किसी व्यक्ति की वीकनेस है, कोई उसको तकलीफ है, तो हमें ऐसे सवाल पूछने ही नहीं चाहिए, जबकि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वो तकलीफ कम हो, ना कि ऐसे सवाल पूछे जिससे उसकी तकलीफ उभर कर सामने आए। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमसाहट, असमंजस, दुख और बेचैनी को अत्यंत व्यावसायिक ढंग से प्रस्तुत करता है। अतः कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक संवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। तो यहाँ पर जिस तरीके के प्रश्न है कि भाई वो रो रहा है, फूली आंखें, कसमसाते होठ हैं, उसका चेहरे को जूम करके दिखाओ, तो ये क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ में है, उसके तकलीफ को दिखाकर आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये क्या है, संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी राय में अपंगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारी है में कि मतलब उनको हम इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि जैसे हम समाज का एक हिस्सा हैं, वैसे वो समाज का एक हिस्सा है, हम बिल्कुल जैसे उनमें कोई कमी नहीं है, वो बराबरी का पूरा पार्ट है। ये चीज़ हमें बतानी है, ना कि उनकी कमी का हमें एहसास दिलाना है। अपंग दया के नहीं अपितु स्नेह के पात्र होते हैं। हमें उनके साथ ये सोचकर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम इनकी जगह होते तो हम समाज से क्या अपेक्षा करते। हमारा व्यवहार उनके साथ सहयोगात्मक होना चाहिए। उनकी अपंगता की सीमा को हमें अपने व्यवहार से दूर करना चाहिए। जैसे अंधा व्यक्ति सड़क पार जाना चाहता है तो हमें उसे पकड़कर सड़क पार करानी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपंग है तो हमें उसका सहयोग करना है, उसे बताना है कि उसकी कमी नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। आपको अंग की तौर पे है, मेरे अंदर मानसिक तौर पे हो सकती है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है, लेकिन अगर उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो हमें हेल्प करनी चाहिए और उसे ये समझाना चाहिए कि वो भी समाज का बहुत ही अहम हिस्सा है। उसके बगैर अगर वो नहीं होगा, तो अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो समाज कहीं ना कहीं जो है वो पीछे जाएगा। ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? इस तरह के कार्यक्रम हमें समाज में जब हम दिखाते हैं तो क्या संदेश दिया जाता है? अपाहिज अथवा अक्षम व्यक्ति को लेकर बनाए गए ऐसे छिछले कार्यक्रम कोई ठोस संदेश नहीं देते हैं। ऐसे कार्यक्रम से उनके प्रति सहानुभूति अवश्य जागृत होती है। हम अगर ऐसे कोई कार्यक्रम देखेंगे तो उस अपाहिज व्यक्ति के लिए हमारी सहानुभूति होगी, लेकिन सामान्यतः टेलीविजन चैनलों का व्यावसायिक दृष्टिकोण मानवीय चेतना को कुंठित करने वाला ही प्रमाणित होता है। और अगर ऐसे कुछ दिखाए जाते हैं तो इसका सिंपल एक ही जरिया है कि यहाँ पर हम उनके जो मजबूरी है उसका फायदा उठाकर ऐसे चैनल अपना जो है लाभ कमा रहे हैं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर अपने व्यवसायिक हितों को साधने वाला मीडिया का एक वर्ग समाज को संदेश देने के लिए अपना कार्यक्रम नहीं बनाता। जहां उद्देश्य वास्तव में ईमानदार हो, वहां लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने एवं सहयोग करने की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पर कार्यक्रम करता इसलिए नहीं बना रहा कार्यक्रम
कि यहाँ पर वो संवेदना को दिखाना चाहता है, जागृत करना चाहता है। अगर इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाएं तो वहाँ पर हम ऐसे व्यक्तियों की अपंगता या उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए नहीं बनाएंगे, यहाँ हम उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसका समाज के लिए किए हुए योगदान को अप्रिशिएट करते हुए हम कार्यक्रम बनाएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को क्या संवेदनहीन कहा जा सकता है? तर्क के आधार पर अपने मत की पुष्टि कीजिए। हम बिल्कुल बोलते हैं ये एक संवेदनहीन है, संवेदनहीन काम है जो कैमरा कर्मी कर रहा है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता वास्तव में मीडिया द्वारा लोगों की पीड़ा बेचने की स्थिति को दर्शाती है। तथाकथित संवेदनशील कार्यक्रमों का संचालन करने वाले स्वयं संवेदनहीन होते हैं। ऐसे पीड़ित व्यक्ति से अर्थहीन एवं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ ऐसे प्रश्न करना है जिनसे पीड़ित को वेदना हो। मतलब उनका काम क्या है? सिर्फ ऐसे प्रश्न करिए जिससे उसको तकलीफ होगी, वो रोएगा तो इनकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। बस सिंपल यही काम। आंसुओं के रास्ते छलक उठे और दर्शक उनके कार्यक्रम में रुचि ले, किसी भी तरह उनका टीआरपी बढ़े और उन्हें इसका व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो सके। उनका एकमात्र उद्देश्य अपाहिज या पीड़ा युक्त व्यक्ति की वेदना को दूरदर्शन के माध्यम से बेचना होता है। इसीलिए इस कविता को संवेदनहीन यानी करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ पैसा कमाने का काम करें। इसीलिए ये एक क्या है? संवेदनहीन कविता हम बोल सकते हैं कि जो काम हो रहा है वो संवेदनहीनता से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सही सम्मत दीजिए। तो अब यहाँ पर हम जाहिर सी बात है इसे करुणा की नहीं क्रूरता की कविता मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो काम जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो वाकई क्रूरता वाले ही हैं। हमारे मत से ये कविता क्रूरता की कविता है। दूरदर्शन चैनल कमजोर व्यक्ति के दुख की मार्केटिंग करते हैं। उन्हें उनकी सहायता, उनके दुख को कम करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम उनके दुख को कम नहीं करना चाह रहे, उनकी सहायता को नहीं करना चाह रहे, बस उनके दुख को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये क्या है? क्रूरता है ना भाई। एक व्यक्ति तो ऑलरेडी दुखी है, उसे और दुखी करके आप अपना फायदा कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये क्रूरता ही हुई ना। वे तो केवल अपना मतलब साधते हैं। उनका उद्देश्य मात्र अपने चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना है, जिसके लिए वे बेहुदे प्रश्न पूछने से भी नहीं हिचकिचाते। वे अपाहिजों के दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। यह कार्य असामाजिक ही नहीं बल्कि समाज विरोधी भी है। मतलब आप एक तरीके से समाज, भाई एक अपाहिज व्यक्ति भी समाज का हिस्सा होता है। अगर हम उसको इस तरह से तकलीफ पहुंचाएंगे तो क्या होगा? ये एक समाज विरोधी ही कार्य होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये करुणा किससे संबंधित कविता नहीं है, ये क्या है? क्रूरता से संबंधित कार्य है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र पर एक व्यंग्य है। तो मतलब संवेदनहीन सूचना तंत्र क्या हुआ? मतलब ये मीडिया कर्मी इन लोगों पर एक व्यंग करते हुए कविता है कि कैसे आप लोग काम करते हैं। इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या है? देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र पर एक तीखा व्यंग्य है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर वे दुख दर्द बेचने का काम करते हैं। उन्हें ना अपाहिजों की संवेदना होती है और ना उनके मान सम्मान की चिंता। उनका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न बेहद संवेदनहीन किस्म के होते हैं, जैसे क्या आप अपाहिज हैं? क्या आपको आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख तो देता होगा, अपाहिज होकर कैसा लगता है? आदि सवाल सूचना तंत्र की संवेदनहीनता को ही उजागर करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये तंत्र क्या है? एकदम संवेदनहीन सूचना तंत्र है। तो यहाँ पर ये कविता हमारे सीधा उस मीडिया पर जो है तीखा व्यंग्य है, जो मीडिया कर्मी जो हैं इस तरीके से अपाहिज लोग को दिखाकर अपना पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये चीज़ उनको बताया गया है कि जो आप कार्य करते हैं ये बेहद गलत है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। अब ये जो व्यंग किया गया है कविता के माध्यम से, इसमें हमें अपने विचारों को रखना है। तो कैसे रखेंगे? देखिए, इस व्यंग्यात्मक कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि मीडिया वाले समर्थ तथा सशक्त होते हैं।
उन्होंने बोला ना हम समर्थ शक्तिमान हैं, ये चीज़ बताया ना। तो वे किसी की भी करुणा को खरीद बेच सकते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने लाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं जो कमज़ोर और अशक्त हैं। ऐसे लोगों को लाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अपने फायदे के लिए काम करता है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हमें नहीं करना है। लेकिन मीडिया कर्मी क्या करते हैं, वो किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा कमाने का काम करते हैं। तो वही चीज़ है, कमज़ोर और सख्त लोगों को लाते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता और आमदनी में दोनों वृद्धि होती है, मतलब उनकी पब्लिसिटी भी होती है और उनका पैसा भी जो है बढ़ता है। इस कविता के माध्यम से कवि मीडिया के व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति उसकी छिछली मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है कि मतलब किस तरीके की, मतलब इनकी मानसिकता जो है वो बहुत ही बेकार है, इस चीज को स्पष्ट कर रहा है। समाज में मौजूद सफेदपोश वर्ग की मानसिकता की पहचान कराने में यह कविता पूरी तरह सक्षम है। जो लोग अपने आप को बोलते नहीं हम बहुत ही ज्यादा समाज में सम्माननीय हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, और उसके आड़ में वो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऐसे लोगों पर ये एक तरीके से व्यंग है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या सोचता है, उसे कई जगह सोचा है, कई चीज़ें उसने बोला है ना कि भाई आप इसके जरिए आप हम दर्शकों को भी रुलाएंगे, ये चीज़ उसने बोली थी। और उसने क्या बोला था, जूम करने के लिए बोला था। तो कई चीज़ें उसने सोची थी। क्या था, प्रश्नकर्ता सोचता है यदि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो देंगे तो उसकी सहानुभूति हमारे चैनल को मिलेगी, मतलब दर्शक रोएंगे तो सहानुभूति मिलेगी और लोग आगे हमारे कार्यक्रम के साथ और भी जुड़ेंगे। तब हम इसी प्रकार के और कार्यक्रम दिखाएंगे जिसका कारण हमें खूब फायदा मिलेगा। हमारा चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता जाएगा, लोग हर समय हमारे चैनल को देखेंगे। तो मतलब एक बार हम क्या करेंगे, अपंग व्यक्ति को दिखाएंगे, वो रो दिया तो बाकी लोग रो देंगे, अब बाकी लोग रो देंगे तो इमोशनली हमारे चैनल से लोग अटैच हो जाएंगे। ऐसे हम आगे और कार्यक्रम दिखाएंगे तो लोग और जुड़ेंगे, तो हमारी पब्लिसिटी होगी, हमारी ज़्यादा लोग हमारे इस तरह के कार्यक्रमों को ज़्यादा जोड़ेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे और हमारा जो है पैसा बहुत बनेगा। तो इस तरह की जो है प्रश्न पूछकर जो है इसी तरीके से प्रश्नकर्ता इस तरह की चीज़ों को पीछे अपने दिमाग में रखते हुए ऐसे प्रश्न पूछ रहा था ताकि किसी तरह वो अपाहिज व्यक्ति रो दे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न पत्र, हमने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करने में। चलिए, तो आपके सभी आंसर सही होंगे, हम इस चीज़ की पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। भाई सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल तो रही है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप जो है एक बुक लेकर बिल्कुल उलझे नहीं कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं। तो इसके लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है। अब कैटेगरी कैसी है, जैसे हमने अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन में कोई चैप्टर पढ़ा तो एक बुक हमारे पास हो जाएगी हमारी एक्सप्लेनेशन बुक या थ्योरी बुक, जिसमें हम पूरी तरीके से सभी चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। फिर उसके बाद हमारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो एक हमारी हो जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। इसलिए हमने जितने स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाई करी है उसी स्टेप बाय स्टेप में आपके पास बुक भी हम लेकर आ रहे हैं। अब इन बुक को हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही उसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए। फिल करते ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे तुरंत ही कांटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। बुक भी प्राप्त करिए, अच्छे से पढ़ाई भी करिए और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियो से भी जुड़े रहिए क्योंकि आगे और भी टेस्ट पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।